अथर्व, आज से मैं तुम्हें युद्ध कला सिखाऊंगा। अपनी आंतरिक शक्ति को जगाओ, अपनी रहस्यमय नाड़ियों में ऊर्जा प्रवाहित करो। अथर्व ने कोशिश की, बार बार कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं हुआ। कोई शक्ति नहीं जागी, कोई ऊर्जा प्रकट नहीं हुई। गुरुजी, मुझसे नहीं हो रहा। मैं कमजोर हूँ। नहीं अथर्व, तुम कमजोर नहीं हो, कुछ और बात है। गुरु देवराज ने अथर्व की जांच की और जो उन्होंने पाया वो हैरान कर देने वाला था। हे भगवान, अथर्व की रहस्यमय नाड़ियाँ ये तो टूटी हुई हैं। ये बहुत दुर्लभ स्थिति है, इसीलिए वो अपनी आंतरिक शक्ति को जागृत नहीं कर पा रहा। इस दुनिया में वो असुरक्षित रहेगा। कई दिनों तक गुरु देवराज सोचते रहे और फिर एक रात उन्होंने निर्णय ले लिया। अथर्व, आज मैं तुम्हें एक ऐसा वरदान दूंगा जो तुम्हारी नियति बदल देगा। गुरुजी, आप क्या कह रहे हैं? गुरु देवराज अथर्व को एक विशेष कक्ष में ले गए। वहाँ दीवारों पर प्राचीन मंत्र लिखे थे, फर्श पर एक विशाल यंत्र बना था। अथर्व, तुम्हारी मिस्टिक वेन्स टूटी हुई है। वो शरीर की एक विशेष प्रकार की नाड़ियाँ होती हैं जो हमें शक्ति प्रदान करती है। उन्हें ठीक करने की औषधि अभी मेरे पास भी नहीं है। तुम कभी भी अपनी शक्ति जागृत नहीं कर पाओगे, लेकिन मैं तुम्हें अपनी शक्ति का एक अंश दे सकता हूँ। मैं तुम्हारी नाड़ियों को अपनी ऊर्जा से भर सकता हूँ। लेकिन गुरुजी, इससे आपको कोई नुकसान तो नहीं होगा? अथर्व, ये आकाश विषमोती उन नीच आत्माओं के हाथ नहीं लगना चाहिए। मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें बचा न सका। बचाना तो अब तुम्हें खुद को भी नहीं अथर्व, तुम्हारे हाथों से अंतिम संस्कार होना चाहिए उनका। वचन दो मुझे कि तुम उनकी आखिरी चीख बनोगे। इतना कहकर अथर्व की मंगेतर ने उसकी बाहों में अपना दम तोड़ दिया। उसके शब्दों ने अथर्व के भीतर ऐसी आग लगा दी कि उसकी चीख आसमान को चीरती हुई दुश्मनों के कानों तक जा पहुंची और कुछ ही देर में दुश्मनों की सेना वहां पहुंची और उन्होंने अथर्व को चारों तरफ से घेर लिया। अथर्व देव, तुम्हारे पास भागने का कोई रास्ता नहीं बचा है, इसलिए चुपचाप ये आकाश विषमोती हमें दे दो। दुश्मनों की उस भीड़ में खड़े थे एज्योर महाद्वीप के सबसे शक्तिशाली गुटों के लीडर, जो कभी न्याय और धर्म के लिए आवाज उठाते थे, लेकिन आज वही लोग उस मोती के लिए अथर्व की जान के प्यासे हो रखे थे। तुम्हें ये चाहिए? ये आकाश विषमोती। उसने कसकर अपनी तलवार पकड़ी और अपने एक ही वार में कई दुश्मनों को मौत की नींद सुला दिया। चारों ओर मौत का तांडव शुरू हो गया, खून की नदियां बहने लगी। अथर्व का हर प्रहार मानो उसकी मंगेतर की अंतिम इच्छा को पूरा करने का संकल्प था, लेकिन धीरे धीरे उसके घाव से रिश्ता खून उसे कमजोर करने लगा। जब उसे लगा कि अब वो जीवित नहीं बचेगा, तो उसने अपना दाहिना हाथ उठाया जिसमें आकाश विष मोती था, और हाथ उठाते ही उस मोती से भयंकर मात्रा में जहर निकलने लगा। सब तैयार हो जाओ, चारों तरफ सुरक्षा कवच तुरंत बनाओ। अभी अनुशासन रखो, हम सुरक्षित रहेंगे। लेकिन तब तक कई दुश्मन उस जहर के प्रभाव में आ गए और एक ही पल में सैकड़ों लोग मौत की नींद सो गए। अथर्व ने मोती के लगभग सारे जहर का उपयोग कर लिया था, जिसके कारण उसे अपने शरीर की बची खुची सारी शक्ति लगानी पड़ी और उसकी हालत और भी खराब हो गई। अथर्व देव, हमने तुम्हें जीवित रहने का एक मौका दिया था, लेकिन अफसोस कि तुमने मौत को चुना। अब मरने को तैयार हो जाओ। और तभी एक भाला सीधा अथर्व के सीने में आकर लगा। उसकी आंखों के सामने उसकी मंगेतर की तस्वीर मंडराने लगी, जिसे कुछ ही देर पहले उसने वचन दिया था कि वो उसकी मौत का बदला लेगा। लेकिन इस समय तो अथर्व के लिए उस मोती को भी बचाना मुश्किल हो रहा था। यह आकाश विष मोती अथर्व के गुरु की खोज थी, जिन्होंने इसका उपयोग लोगों के कष्ट और रोगों को ठीक करने के लिए किया था। ये मोती दवा और जहर दोनों का काम करता था, लेकिन जब इस मोती के बारे में कुछ लालची लोगों को पता पड़ा, तो उन्होंने इसे अथर्व को दे दिया और उसे वहां से भाग जाने के लिए कहा। लेकिन अथर्व के जाते ही उन लोगों ने उसके गुरु की हत्या कर दी। फिर उन्होंने अथर्व की खोज शुरू कर दी और इस दौरान उसकी मंगेतर को भी मार दिया। और उसकी मंगेतर के कहे आखिरी शब्द अब उसके जहन में गूंज रहे थे।
लेकिन अथर्व के शरीर में अब कोई जान नहीं बची थी और वो किसी भी कीमत पर उस मोती को उन लोगों के हाथ नहीं लगने देना चाहता था। इसलिए अथर्व ने अपना हाथ उठाया और उस आकाश विष मोती को निगल गया। माफ करना मुझे, मैं अपना वादा पूरा नहीं कर पाया। अथर्व की इस हरकत पर बचे हुए सैनिक उसे मारने के लिए आगे बढ़े, जिन्हें देखकर वो जोर जोर से हंसने लगा और अपनी बची कुची ताकत लगाकर उस पहाड़ी से नीचे कूद गया। ये क्या? मैं मरा नहीं हूं? मैंने तो उस पहाड़ी से छलांग लगाई थी, फिर मैं जीवित कैसे बच गया? अथर्व को जैसे ही होश आया वो चौंक गया। उसने अपने शरीर को देखा जो एक पतले दुबले शरीर में बदल चुका था। अथर्व को कुछ समझ नहीं आया कि आखिर हो क्या रहा है और वो अपना सिर पकड़कर बैठ गया। तभी अचानक अथर्व की स्मृति उसके पुराने जन्म की स्मृति के साथ जुड़ने लगी और साथ ही इस दुनिया की यादें भी उसके दिमाग में घूमने लगी और उसे सब याद आने लगा। उस पहाड़ी से छलांग लगाने के बाद अथर्व का एक नई दुनिया में पुनर्जन्म हो चुका था। एक महान योद्धा की आत्मा अब त्यान सिटी के सबसे कमजोर शरीर वाले लड़के अथर्व चुरू के शरीर में प्रवेश कर चुकी थी, जिसे खाने में जहर देकर मार दिया गया था क्योंकि उसकी शादी उसी सिटी के सबसे होनहार और ताकतवर लड़की आर्या से होने जा रही थी। इसका मतलब मैं इस दुनिया का अथर्व चुरू हूं और कल मेरी शादी होने जा रही है। अगली सुबह अथर्व शादी के कपड़ों में उदास बैठा था। आज वो आर्या से शादी करने जा रहा था, लेकिन वो जानता था कि आर्या मजबूरी में ये शादी कर रही है। यदि ये उनके पिता अधीर और प्रताप के बीच हुए समझौते की बात नहीं होती तो शायद आर्या अथर्व की ओर एक नजर देखने की जहमत भी नहीं उठाती, क्योंकि आर्या भी जानती थी कि अथर्व चुरू कबीले का सबसे कमजोर और बेकार व्यक्ति है। हालांकि अथर्व ने खुद को ताकतवर बनाने के लिए अनेकों प्रयास किए, लेकिन उसे काफी सालों तक कोई परिणाम नहीं मिले। उसका शरीर दुबला पतला ही रहा और वो शक्ति के एक भी स्तर को पार नहीं कर पाया, जिस वजह से उसको पूरे कबीले में हंसी का पात्र बनना पड़ा। अथर्व के बारे में जो कोई भी सोचता उसके मन से सिर्फ एक ही शब्द निकलता, कचरा। इस दुनिया में जो लोग अथर्व के प्रति दयालु थे वे केवल उसके दादा हरीन और सारिका थे। सारिका के साथ अथर्व का रिश्ता बचपन से बहुत ही प्यारा था। उसके पुनर्जन्म के बाद अथर्व ने यह महसूस भी किया। इसलिए आर्या से शादी करने से पहले अथर्व ने सारिका से वादा किया कि भले ही वो आर्या से शादी कर रहा है, लेकिन वो उसे उतनी अहमियत देगा जितनी शादी से पहले देता था। फिर जब अथर्व घोड़े पर सवार हुआ तो अचानक उसकी नजर आरव पर पड़ी, जो उसकी तरफ ही आ रहा था। आरव चुरू कबीले के लीडर का बेटा था। बधाइयां भाई, जिस लड़की से तुम आज शादी कर रहे हो वो त्यान सिटी का सबसे बड़ा खजाना है। क्योंकि तुम्हारे पास इस खजाने से शादी करने का मौका है, इसलिए तुम्हारा भाई तुम्हारे लिए बहुत खुश है। आरव को देखते ही अथर्व को पता चल गया कि उसी ने अथर्व चुरू को दलिया में जहर देकर मरवाया था। लेकिन इस वक्त अथर्व ने अपनी तरफ से वैसी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और अपना सिर हिलाकर ढोल नगाड़ों के साथ धनवंत कबीले की ओर आगे बढ़ गया। वहीं जिस क्षण अथर्व आरव की नजरों से ओझल हुआ, वो अचानक मुड़ा और उसके साथी समर के चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। तूने इसके खाने में जहर मिलाया था, फिर ये जिंदा कैसे है? मैंने वो जहर उसके दलिये में मिलाया था और मुझे ये खबर भी मिली थी कि दलिया खाकर वो बेहोश हो गया है, लेकिन पता नहीं ये कैसे जिंदा बच गया। मैंने उस जहर पे कितने पैसे फूके थे ताकि कोई वैद्य उसे बचा न सके, और तुमने सब गड़बड़ कर दिया। क्या तुम चाहते हो कि मैं उस कचरे को अपनी सबसे पसंदीदा औरत से शादी करते हुए चुपचाप देखता रहूं? हमारे पास एक और मौका है। शहर में ऐसे बहुत से लोग हैं जो आर्या को पसंद करते हैं। अगर हम उन्हें थोड़ा और उकसाएं और मिलकर इस शादी को खराब करने की कोशिश करें तो हम जरूर कामयाब होंगे। अगर ये इतना आसान होता तो क्या मैं उस जहर के लिए इतने पैसे खर्च करता? वो अथर्व भले ही एक बेकार व्यक्ति है, लेकिन उसका दादा तो शक्ति के 10वें स्तर पर है ना, और आर्या के बाप को भी इस शादी से कोई आपत्ति नहीं है। ऐसे में कौन है जो ये हिम्मत करेगा? अपने मन मुताबिक कुछ न होता देख आरव ने गुस्से में अपनी मुट्ठियां भींच ली। पहली बार जब उसने आर्या को देखा था तभी उसे अपनी पत्नी बनाने की कसम खा ली थी,
लेकिन जब आर्या की शादी अथर्व से तय हो गई तो उससे ये बात बर्दाश्त नहीं हुई और उसने अथर्व चुरू की हत्या कर दी। लेकिन शायद भगवान को कुछ और ही मंजूर था। उसका पूरा प्लान बर्बाद हो गया। आरव के उदास चेहरे को देखकर समर ने उसे एक और सुझाव दिया। भाई आपको इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर वो अथर्व से शादी कर भी रही है तो क्या आपको लगता है कि वो अथर्व को अपने करीब आने देगी? हमारे चुरू कबीले में आर्या के आने के बाद आपकी उससे मुलाकात की संभावना और ज्यादा बढ़ जाएगी। समर के इस सुझाव पर आरव उसकी पीठ थपथपाने लगा। वहीं दूसरी ओर अथर्व की बारात धनवंत कबीले में आ चुकी थी। त्यान सिटी के अमीर लोगों की सूची में धनवंत कबीला शीर्ष पर था और इस कबीले की आर्या पूरे त्यान सिटी की सबसे खूबसूरत और ताकतवर लड़की थी। जैसे ही अथर्व शादी के मंडप में आया, भीड़ में तरह तरह की बातें होने लगी। वे सभी अथर्व को कोस रहे थे और मन ही मन उसे गालियां दे रहे थे, लेकिन अथर्व ने उन सभी बातों को अनसुना कर दिया। उसे पहले से ही अंदाजा था कि उसे इसी तरह की बातें सुनने को मिलेगी, इसलिए उसने किसी की भी बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया। सबका मानना था कि आर्या इस अपंग आदमी से अपनी मर्जी से विवाह नहीं कर रही है, बल्कि उसे कबीले द्वारा मजबूर किया जा रहा है। लेकिन जब उन्होंने आर्या को बिना हिचकिचाहट और देरी के मंडप की ओर आते देखा तो सबकी बोलती बंद हो गई। इस तरह पूरे रीति रिवाज से आर्या और अथर्व का विवाह संपन्न तो हो गया, लेकिन शादी के बाद जो हुआ उसकी अथर्व ने कल्पना भी नहीं की थी। शादी के बाद जहां अथर्व को आर्या के कमरे में होना चाहिए था, वो कमरे के बाहर खड़ा आर्या से विनती कर रहा था। आर्या, दरवाजा खोल दीजिए। अगर मुझे किसी ने बाहर देख लिया तो मेरा और मजाक उड़ाया जाएगा। तुम कभी मेरे लायक थे ही नहीं, इसलिए दूर रहो मुझसे। ये दरवाजा अब नहीं खुलेगा। क्या अथर्व आर्या के दिल में जगह बना पाएगा? अथर्व शादी की रात मजाक में आर्या से छेड़खानी करता है, लेकिन आर्या उसे जादुई ताकत से कमरे से बाहर फेंक देती है। दरवाजा बंद होने पर वो ठंड में कांपता है और बेइज्जती का डर उसे सताने लगता है। कमरा अभी भी पूरी तरह शांत था। तभी अथर्व को दरवाजे पर लात मारने का विचार आया और वो ऐसा करने ही वाला था कि बंद दरवाजा धीरे धीरे खुल गया। अथर्व बिजली की तरह अंदर गया और धमाके के साथ दरवाजा बंद कर दिया। आर्या पहले की तरह पुराने रवैये के साथ बिस्तर पर थी। हालांकि वो अभी भी बिस्तर पर बैठी थी, फिर भी उसमें एक धुंधली कुलीन सुंदरता झलक रही थी। उसने अपनी खूबसूरत आंखों से घबराए हुए अथर्व की ओर देखा और धीमी आवाज में बोली, तुम्हें मुझसे 5 कदम की दूरी बनाकर रखनी होगी, फिर आप मुझे कहां सोने देंगी? अथर्व ने अपनी ठुड्डी रगड़ते हुए पूछा। कमरा छोटा था। इसमें केवल एक बिस्तर, एक पढ़ने की मेज, एक खाने की मेज और 2 अलमारियां थी। यदि कोई पूरे कमरे में एक किनारे से दूसरे तक चले तो अधिक से अधिक बीच में 7 या 8 कदम की दूरी होगी। तुम बिस्तर पर सो जाओ, मैं फर्श पर सो जाऊंगी। ये कहते हुए आर्या बिस्तर से उठ खड़ी हुई। कोई जरूरत नहीं है, अथर्व ने साफ तौर पर मना कर दिया और आर्या से सबसे दूर कोने में बैठ गया और अपनी आंखें बंद कर ली। हालांकि आर्या उससे 100 गुना अधिक ताकतवर थी, लेकिन एक पुरुष के रूप में उसकी गरिमा ने उसे एक लड़की को बिस्तर की बजाय फर्श पर सोने की अनुमति नहीं दी। अथर्व ने शहर की सबसे खूबसूरत लड़की से शादी की थी, लेकिन वो शादी की रात अपनी पत्नी को छू तक नहीं सकता था। यहां तक कि उसे अपने बिस्तर पर सोने तक की अनुमति नहीं थी। वो अपने कमरे के कोने में अपने घुटनों को पकड़े हुए बैठा था। इस समय अथर्व को वास्तव में इस दुनिया की दुर्भावना का एहसास हुआ। उसके कमरे में लाल मोमबत्तियों की रोशनी प्रकाशित हो रही थी, जिससे वो काफी सुंदर लग रहा था। इस समय उस कमरे में 2 लोग चुप्पी साधे हुए बैठे थे। एक बिस्तर के किनारे पर बैठा था और दूसरा एक कोने में दयनीय स्थिति में। थोड़ी देर बाद अथर्व आखिरकार अपने आप को रोक नहीं सका और बोला, क्या तुम सोने वाली नहीं हो? आर्या ने अपनी पलकें फड़फड़ाई और वो बिस्तर पर लेट गई। इसके साथ ही उसने अपने हाथ को लहराया और ठंडी हवा के झोंकों ने 2 मोमबत्तियां बुझा दी, जिससे अथर्व के कमरे में अंधेरा छा गया। यदि अथर्व के लिए इस महिला को हराना असंभव नहीं होता तो भले ही वो दिखने में इतनी ठंडी थी, फिर भी वो उस पर हमला कर देता। कुछ देर की खामोशी के बाद वो नाराजगी से बड़बड़ाया, मैं तो बस मजाक कर रहा था और ना ही मैं नशे में था।
बल्कि मैंने तो पूरे दिन शराब की एक बूंद तक नहीं पी। क्या आप एक छोटा सा मजाक भी बर्दाश्त नहीं कर सकती? आप में तो हास्य की समझ ही नहीं है। मैं जानती थी कि तुम नशे में नहीं थे, आर्या ने ठंडे स्वर में कहा। फिर आगे बोली, लेकिन मुझे उन लोगों से नफरत है जो आमतौर पर वो आराम से अपने बिस्तर पर सोता था, लेकिन अपनी शादी की पहली रात ही वो कमरे के एक कोने में पड़ा हुआ था। काफी देर तक चुप रहने के बाद उसने फिर से कहा, तो तुम फ्रोजन क्लाउड संप्रदाय में वापस कब जा रही हो? कल या परसों? फिर वो बोला, हालांकि मैं फ्रोजन क्लाउड संप्रदाय के बारे में ज्यादा नहीं जानता, लेकिन इतना जरूर पता है कि वहां केवल महिलाओं को ही स्वीकार किया जाता है और प्रेम की भावनाएं वहां वर्जित मानी जाती है। हालांकि उस संप्रदाय में अनगिनत सुंदर महिलाएं हैं, लेकिन मैंने कभी नहीं सुना कि वहां किसी ने शादी की हो। मगर तुमने मुझसे शादी की है, इसका मतलब है कि तुम्हारी प्रतिभा संप्रदाय के लिए बहुत ही दुर्लभ रही होगी। शायद तुम जैसी प्रतिभा उन्होंने सैकड़ों वर्षों में एक ही बार देखी हो, वरना वे तुम्हारे लिए अपने नियम क्यों तोड़ते? आर्या कुछ देर तक चुप रही, फिर धीरे से बोली, 1 महीने बाद। 1 महीना? अथर्व के चेहरे पर पहले हैरानी दिखी, जो अचानक ही एक मुस्कान में बदल गई। उसने अपना सिर झुकाया और धीरे से फुसफुसाया, धन्यवाद। वो आगे बोला, तुमसे शादी करने से पहले मैंने सोचा था कि तुम भी उन लोगों जैसी ही होगी जो मुझे तुच्छ समझते हैं, लेकिन तुम तो मेरी सोच से कहीं बेहतर निकली। तुम न सिर्फ सुंदर हो बल्कि प्रतिभाशाली और दयालु भी हो। एक महिला के रूप में तुम्हें पूर्णतया परिपूर्ण कहा जा सकता है। अब जब तुम इतनी दयालु हो तो यकीनन अपनी शादी की रात अपने पति को कोने में नहीं सुलाओगी, है ना? मेरा बिस्तर काफी बड़ा है, अगर उस पर 2 लोग भी सोएं तो भी पर्याप्त जगह बची रहती है। अथर्व अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि कमरे में अचानक एक ठंडी और जानलेवा आवा फैल गई, जिससे वो कांप उठा। तभी उसके कानों में एक ठंडी आवाज पड़ी, अगर तुम इसी तरह बकवास करते रहे तो मैं तुम्हें दोबारा कमरे से बाहर निकाल दूंगी। अथर्व ने तुरंत ही अपना मुंह बना लिया और एक आज्ञाकारी बच्चे की तरह चुप हो गया। फिर वो उसी जगह वापस जाकर बैठ गया जहां पहले था। यहां कोई है? आर्या ने अचानक कहा। कुछ देर बाद अथर्व ने धीरे धीरे आती हुई कदमों की आवाज सुनी। यदि वो पूरी तरह ध्यान न देता तो शायद उसे ये आवाज सुनाई ही नहीं देती। जैसे ही वो कदम उसके कमरे के बाहर पहुंचे, आवाज अचानक बंद हो गई। फिर थोड़ी देर तक आंगन से धीमी धीमी सरसराहट सुनाई दी और धीरे धीरे सब कुछ शांत हो गया। रात गहराने लगी थी, लेकिन कबीले के नेता का पोता आरव अभी तक जाग रहा था। वो अपने कमरे में इधर उधर चक्कर काट रहा था। अचानक उसके कमरे का दरवाजा खुला और समर तेज कदमों से अंदर आया। आरव ने अपनी आंखें संकुचित करते हुए पूछा, क्या खबर है? समर ने आरव की ओर गंभीरता से देखा और सावधानी पूर्वक बोला, मैं अभी अभी अथर्व के घर से आया हूं। ऐसा लग रहा है कि उसे कमरे से बाहर नहीं निकाला गया है और कमरे की बत्तियां भी बुझी हुई है। यह सुनते ही आरव के चेहरे के भाव बिगड़ गए। उसकी आंखों में एक अजीब सी झुंझलाहट और असहजता दिखाई देने लगी। समर का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने तुरंत सफाई देते हुए कहा, लेकिन आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है बॉस। आर्या ने गवर्नर की हवेली और यहाँ तक कि यूएन परिवार के लोगों को भी ये दृष्टि से देखा है। ऐसे में वो किसी बेकार व्यक्ति को कैसे पसंद कर सकती है? संभव है कि उसने अथर्व को कमरे से बाहर न निकाला हो क्योंकि उसे उस पर दया आ गई हो। शायद वो नहीं चाहती कि लोगों को मजाक करने का मौका मिले। हो सकता है कि वे एक ही कमरे में हो, लेकिन मुझे पूरा यकीन है अथर्व जमीन पर ही सो रहा होगा और ऐसा होना भी चाहिए। आरव ने भद्दा सा चेहरा बनाकर अथर्व के आंगन की दिशा में देखा और अपनी मुट्ठियां भींचते हुए कहा, आर्या वो लड़की है जिसे मैं पसंद करता हूं और कोई भी मेरे मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। मैं खुद व्यक्तिगत रूप से जांच करूंगा और उसे आर्या को हाथ भी नहीं लगाने दूंगा। समर ने तुरंत उसकी हां में हां मिलाई। आधी रात में अथर्व अभी भी अपने कमरे के कोने में जाग रहा था। उसने अपनी आंखें खोली और अपना बायां हाथ उठाकर अपनी हथेली के केंद्र की ओर देखा। अंधेरे में आकाश विष मोती से हल्की हरी रोशनी निकल रही थी। एज्योर क्लाउड महाद्वीप में केवल आकाश विष मोती की शक्ति के साथ उसने अकेले ही पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था, लेकिन उसे पूरे एज्योर क्लाउड महाद्वीप के क्रोध को भी झेलना पड़ा।
और उसने अपनी लगभग सारी जहरीली शक्ति का उपयोग कर लिया था। आकाश विषमोती उसके शरीर के साथ मिलकर उसका एक हिस्सा बन गया था और वो शायद ही इसकी समान विषाक्तता की उपस्थिति को महसूस कर सकता था। अपने हत्या क्षेत्र में अपनी मृत्यु से पहले उसने आकाश विषमोती की शक्ति को जरूरत से ज्यादा खींच लिया था और उसकी जहरीली शक्तियां खत्म हो गई थी। आज के इस आकाश विषमोती में केवल सबसे बुनियादी विषहरण, शोधन और संलयन क्षमता थी। साथ ही इसकी भंडारण क्षमता भी बनी रही। उसकी मिस्टिक वेन्स क्षतिग्रस्त हो जाने और आकाश विषमोती की शक्ति खत्म हो जाने के कारण उसे इस छोटे से शहर में कभी भी एक महत्वपूर्ण व्यक्ति के रूप में नहीं देखा जाएगा। आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के YouTube चैनल पर, और द वॉरियर के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।